प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की रणनीति के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर हम लगातार बात करते चले आ रहे हैं, दर्शकों को लगातार बताते चले आ रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या कुछ नजर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर तमाम ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं। कभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि शिवसेना के जो दो गुट हैं वह एक बार फिर से एक हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है उस रणनीति के चलते बिहार में भी सियासत तेज होती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार फिर से गठबंधन तोड़ा और वह अब आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन अब बात की जाए यहाँ पर बीजेपी के समर्थन से जो एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके सामने तमाम ऐसी बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर बात हो रही है उनके इस्तीफे की। क्या आपको वाकई में लगता है कि बीजेपी की रणनीति से परेशान होकर एक दिन एकनाथ शिंदे क्या नीतीश कुमार की तरह फैसला ले सकते हैं? देखिए, शुक्रिया प्रांशु जी, इसमें कोई शक नहीं है। जो बिहार में हुआ है, देखिए वो सिर्फ बिहार के विधायकों की आंख नहीं खुली है। उससे ही साफ जाहिर हुआ है कि बीजेपी जहाँ-जहाँ जिन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अपने सरकार चला रही है, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, हालाँकि यूपी में तो पूरा बहुमत है इसके साथ भी, लेकिन बहुत सारे विधायक हैं उनके साथ में, क्षेत्रीय पार्टी, निषाद पार्टी है, ओपी राजभर की पार्टी है और जैसा कि महाराष्ट्र में हम आपने देखा। देखिए, वाक़ई में विधायकों के आँख खुल गए हैं और जो छोटी-छोटी पार्टी है उनके भी आँख खुल गए, क्योंकि जेपी नड्डा का एक बयान पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में भूचाल मचा दिया कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को बर्बाद कर देंगे, जैसा कि तेजस्वी यादव आरोप भी लगा रहे हैं। और वाक़ई में पंजाब में देखिए अकाली दल बर्बाद हो गई, आपने देखा कि शिवसेना बर्बाद हो गई महाराष्ट्र में। तो एकनाथ शिंदे अब समझ चुके हैं कि मेरा जो सफ़र है राजनीति का, वो ज़्यादा लंबा तो नहीं है। ये बातों का वो एहसास उन्हें हो गया। यही वजह है कि कल आपने देखा कि उनके गुट की तरफ से एक चिंगारी भी आई, हालांकि उन्होंने डिलीट भी कर दिया अपने ट्वीट को। तो ये समझ में तो आ गया कि चिंगारियां फूट रही है। यही वजह है कि बीजेपी के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के हैं पाटिल साहब, उन्होंने भी ये कहा कि दरअसल हमने दिल पे पत्थर रखकर उन्हें सीएम बनाया। तो इसमें जो आप सवाल कर रही हैं, इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है कि एकनाथ शिंदे कब नीतीश कुमार के रास्ते पर निकल जाएंगे और कब अचानक से फैसला कर देंगे, कोई नहीं जानता है। एक बात मैं आखिर में ये भी कह दूं इस सवालों से रिलेटेड कि नीतीश कुमार अमित शाह से आखिरी वक्त में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना परेशान किया उन्हें अमित शाह जी को नीतीश कुमार ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने बदला लिया, क्योंकि उनकी पार्टी को बर्बाद की जा रही थी। तो अचानक से एकनाथ शिंदे कब क्या फैसला लेंगे, कोई नहीं जानता। तो आपका सवाल एकदम सही है कि जो राजनीति इस वक्त बीजेपी कर रही है उससे सब परे हो गई है, सब होशियार हो गई है और इसीलिए कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना हाँ। चाहूंगी आसिफ जी। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हम सभी ने देखा, कैबिनेट के गठन को लेकर काफी ज्यादा सियासत तेज हुई थी। कैबिनेट के गठन में काफी देरी हो गई, जहां 1-2 दिन बाद ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाना चाहिए था, जिसको 40 दिन लग गए। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी का इसमें पूरा हाथ रहा या फिर एकनाथ शिंदे बार बार तारीखों के चलते, सुप्रीम कोर्ट की तारीखों के चलते फैसला टालते रहे, या फिर यहाँ पर कभी राष्ट्रपति चुनाव के चलते या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव के चलते वह फैसले को टालते हुए नजर आए? और दूसरी ही तरफ बीजेपी की कुछ रणनीतियां सामने आई हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि बीजेपी खेमे में सबसे ज्यादा मंत्री पद मिल रहे हैं। मंत्रिमंडल के गठन से आप भी वाकिफ हैं, 8 मंत्री रहे यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की डिप्टी सीएम के, तो मुख्यमंत्री के भी यहाँ पर 7 से 8 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। अब जो राजनीति कह रही है वो राजनीति कुछ इस तरीके से है कि अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है, जो ऐलान किया है कि एकनाथ शिंदे की कैबिनेट विस्तार के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी की काफी ज्यादा बड़ी रणनीति है। बीजेपी में फेरबदल देखने को मिल रहा है। अपने नेताओं को वह काफी ज्यादा मंत्री पद देते हुए नजर आ रहे हैं, जिम्मेदारियां देते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम को लेकर कहा गया कि गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा, इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा विभाग भी उन्हीं के पास रहेंगे। एकनाथ शिंदे के अधिकार में देखा जाए तो शहरी विकास विभाग भी आ रहा है, इसके अलावा भी कई हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी की नजर जो रही है, शिवसेना की बीएमसी छीनने पर भी नजर आ रही है। जी हाँ, ये यहाँ पर सामने आया है। साथ ही साथ 1985 में भी बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा रहा। इसके अलावा देखा जाए साल 2017 में बीएमसी चुनाव में किस तरीके से बीजेपी शिवसेना से केवल 2 सीटों में पीछे रह गई। तो आपको अब क्या लगता है, जो अब आने वाले बीएमसी हैं उसमें क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, इस बीएमसी चुनाव का जहाँ तक ज़िक्र है, इसकी लड़ाई मुझे लगता है जब उद्धव ठाकरे जब सीएम थे तभी से शुरू हो गई थी और बीजेपी उस वक़्त ही पूरी ताकत अपनी लगा रही थी कि विधानसभा चुनाव में जो गलतियाँ हुई हम उसको बीएमसी के चुनाव में नहीं करना चाहते।
और मुझे लगता है इसकी लड़ाई तब शुरू हो गई थी जब कंगना रनावत का घर जो है तोड़ दिया गया बिल्कुल, था। बिल्कुल। और वो एक बयान दिए थे और वो वाक़ई में आज हुआ भी है कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। टूट भी गया, उद्धव ठाकरे भी टूट गए, उनका घमंड भी टूटा और पार्टी भी टूट गई। तो वाक़ई में आप सही कह रहे हैं। हाँ, जहाँ तक अब एकनाथ शिंदे और बीजेपी का सवाल है, देखिए ये इस चीज़ को लेकर पैंच मंत्रिमंडल में भी फँसा और किसका मंत्री को कौन पद दिया जाए इसको लेकर यही वजह है कि 45 दिन लग गए। लगभग डेढ़ महीने के बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। तो ये भी एक चिंताजनक का सवाल है। तो इसको लेकर भी लड़ाई हो गई। लेकिन देखिए बीजेपी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। एकनाथ शिंदे देखिए वो कुछ कर नहीं सकते। कितना भी कूद-फान लेंगे वो जो है उनके साथ ही रहना है। क्योंकि अगर वो जाएँगे तो उद्धव उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि बीएमसी का चुनाव जो है चाहे एकनाथ शिंदे कितनी भी ताकत लगा ले, कुछ भी जुगाड़ लगा ले, लेकिन उनके पक्ष में नहीं जाएगा, बीजेपी के पक्ष में आएगा क्योंकि बीजेपी को पता है चाहे लोग आज देवेंद्र फडणवीस का एक बयान भी आया कि अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है क्योंकि वाकई में ज्यादा दिन है नहीं। मैं आपको तो बताना चाहूंगी आसिफ जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, मोदी कैबिनेट में भी फेरबदल चल रहा है, जिसमें ये दावा किया गया था कि जेडीयू के विधायकों को और शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनको जगह मिलेगी। तो जेडीयू का तो यहाँ पर गठबंधन टूट चुका है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अब एकनाथ शिंदे के गुट को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि वाकई में मोदी कैबिनेट में यहाँ पर शिंदे गुट को जगह मिलेगी? वाक़ई में देखिए इसमें कोई शक नहीं है जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उस फैसले पे खड़े उतरे, उस विश्वास पे खड़े हो गए एकनाथ शिंदे, तो वाक़ई में जो है बीजेपी का भरोसा और भी बढ़ गया। अब जहाँ तक लोकसभा चुनाव का ज़िक्र है, तो मुझे लगता है कि उन्हें नाउम्मीद तो नहीं करेंगे, मायूसी नहीं करेंगे, खड़े होंगे। लेकिन देखना होगा कि हिसाब-किताब का जो समीकरण है पार्टी सांसदों का रहेगा, वो थोड़ा-सा पैच फँसेगा, लेकिन जगह देने की कोशिश ज़रूर किया जाएगा। जिस तरीके से 40 विधायक विधानसभा के लिए आए हैं, अगर सांसद बढ़-चढ़ कर आते हैं, तब जाकर दिया जाएगा, लेकिन इक्का-दुक्का में तो खैर शायद मुश्किल हो जाएगा, तो शायद मौका मिल सकता है। हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा आसिफ जी, बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। क्या वाकई में एकनाथ शिंदे एक वक्त परेशान होकर मातोश्री में वापसी करेंगे? क्या उनका इस्तीफा यहाँ से तय हो सकता है? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी एक बात कही है कि शिवसेना की अगली सरकार होने वाली। नितिन गडकरी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही बने। तो आपको क्या लगता है इन सब रणनीतियों के बीच आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवसेना की तरफ से होगा या बीजेपी की तरफ से? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे का इस्तीफा तय है? क्या वापसी होने वाली है यहाँ पर बागी विधायकों की मातोश्री में? देखिए जवाब आपने खुद ही दे दिया यार, कम शब्दों में बोल कहा है आपने कहने के लिए। कोई शक नहीं है, एकनाथ शिंदे का सफर ज़्यादा लंबा नहीं है। आगे अगला विधानसभा चुनाव जो आगामी होने वाला है, उसके मुख्य चेहरा सीएम का चेहरा देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। बीजेपी को भी पता है और ये बात एकनाथ शिंदे को भी पता है। लेकिन दरअसल यहाँ पे जो है गुरूर तोड़ना था उद्धव ठाकरे का, संजय राउत का, जिसकी वजह से उन्हें सीएम बनाया गया। अमित शाह चाणक्य कहे जाते हैं, ये वजह है कि उन्होंने ऐसा फैसला लिया। लेकिन ये अगर सपना देख रहे हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे गलत देख रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें बनाया जाएगा। मुझे कहीं से नहीं लगता कि ऐसे उन्हें मौका दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए, दिलचस्प होगा कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से एकनाथ शिंदे यहाँ पर क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं 2.5 साल के कार्यकाल में। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या वह इस पद को बखूबी संभाल पाएंगे या फिर नहीं? आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आएंगे या फिर नहीं? आपकी क्या राय है इस पर आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।